हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेट अकेडमी। माय नेम इज़ मलिका, योर बायोलॉजी मेंटर। और आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं क्लास 11th बॉटनी। जैसे हमने पहले चैप्टर पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन, जितना भी पूरा कैसे वाटर सारा ट्रांसपोर्ट होता है, ये सारा जो यूनिट है दैट इज़ इंक्लूडेड अंडर योर प्लांट फिजियोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अब जो सेकेंड चैप्टर है ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी दैट इज़ योर मिनरल न्यूट्रिशन। अब हर एक ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। सारे ऑर्गेनिजम्स को चाहिए कि उनकी ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो। तो कैसे ऑर्गेनिजम्स को, अब जैसे हम प्लांट्स की बात करते हैं, प्लांट्स में क्या है, ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं प्लांट्स के, दे नीड न्यूट्रिशन। तो किस तरीके से न्यूट्रिशन मिलता है, कितने न्यूट्रिशन, कितने जो एलिमेंट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, कैसे वो एब्जॉर्ब होते हैं सॉइल से, कैसे वो रूट्स में, क्योंकि हमने जितना भी चैप्टर पढ़ा इन योर ट्रांसपोर्टेशन, कैसे सारे के सारे मिनरल्स एब्जॉर्ब हो रहे थे, सॉइल में थे, फिर वो रूट्स में कैसे आ रहे थे, ये सारा। उसके बाद क्या होगा, अगर वो एलिमेंट्स कम हो जाए, अगर उनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होगी। तो ये इस चैप्टर में है, दैट इज़ योर मिनरल न्यूट्रिशन। तो पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जूलियस वॉन सैक्स। अब इन साइंटिस्ट ने क्या किया, जैसे नॉर्मली अगर देखा जाए जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे जितने भी उनको चाहिए, क्या चाहिए होता है, सॉइल चाहिए होता है। तो अब सॉइल, ये इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सॉइल के बिना ऐसे प्लांट्स को ग्रो किया जो सॉइल के बिना ग्रो कर पाए। मतलब उनमें क्या डाला, अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स डाले। जैसे ही टुक अ जार और इसमें उन्होंने प्लांट, जैसे यहाँ पे रूट्स हो गई सारी, विदाउट सॉइल। कीप इन माइंड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट वॉज विदाउट सॉइल। कोई भी सॉइल की प्रेजेंस नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ रूट्स थे और ये एकदम क्लोज्ड था। और यहाँ से अलग अलग न्यूट्रिशन, अलग अलग एलिमेंट्स रूट्स को प्रोवाइड हो रहे थे, राइट। जितने भी एलिमेंट्स थे सारे के सारे रूट्स को मिल रहे थे और यहाँ पर सॉइल नहीं थी, सॉइल नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ रूट्स थे। और क्या था, पूरा ये एलिमेंट्स, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, जितने भी प्लांट्स को चाहिए होते हैं फॉर ग्रोथ, जितने भी प्लांट्स को सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो दिए। एंड देन ही ऑब्जर्व्ड कि ग्रोथ हो रही है प्लांट की विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सॉइल। ग्रोथ प्लांट की हो रही है, और वो कैसे ग्रोथ हो रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। क्योंकि सॉइल में मेजरली क्या होता है, सॉइल में जनरली सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो अब उन्होंने क्या देखा कि अगर सॉइल में ना डालूं, कुछ अलग एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने क्या देखा कि अगर मैं ये सॉइल ना डालूं तो क्या होगा, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स जितने भी हैं, रूट्स क्या करेंगी, उनको एब्जॉर्ब कर लेंगी। और फिर जब एब्जॉर्ब हो गया तो यहाँ पर प्लांट की ग्रोथ दिखेगी, राइट। और इस कंडीशन को जो इन साइंटिस्ट ने, जूलियस वॉन सैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या किया उन्होंने ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन साइंटिस्ट ने जो ये प्रोसेस था दैट इज कॉल्ड एज योर हाइड्रोपोनिक्स। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइड्रोपोनिक्स। क्या किया, समझ आया, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सॉइल व्हाट ही डिड, रूट्स में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स डाले। और यहाँ पर क्योंकि अब देखो बंद है ना सारा का सारा, ये क्लोज्ड है, ये जो जार है दिस इज क्लोज्ड। यहाँ से अब सॉइल को, रूट्स को ग्रोथ करने के लिए ऑक्सीजन भी तो चाहिए, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए। तो यहाँ से एक ट्यूब ली जिसमें ऑक्सीजन भी क्या था, प्रेजेंट था। तो ही डिड द एक्सपेरिमेंट टू शो what is the role of each and every nutrient in the growth of plant। कैसे ज़रूरी होते हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, हर एक न्यूट्रिशन मतलब कितना प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। और ये जो हाइड्रोपोनिक्स है, सीडलेस कुकुम्बर देखे हैं जिसमें सीड्स नहीं हो, सीडलेस पपाया भी आते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं कैसे डेवलप हो रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ग्रोथ होती जा रही है, बढ़ता जा रहा है, उतना ही क्या हो रहा है, आर्टिफिशियल चीज़ें भी बनती जा रही हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स वॉज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ टमेटो, सीडलेस कुकुम्बर एंड लेट्यूस। मतलब इन सब चीज़ों के लिए ये जो हाइड्रोपोनिक्स की कंडीशन है कि मतलब अगर सॉइल नहीं भी है, अगर सॉइल डिप्राइव्ड कंडीशन भी है प्लांट्स का, अगर हम आर्टिफिशियली एलिमेंट्स दें, सारे न्यूट्रिएंट्स जो जो प्लांट्स को चाहिए,
तो उससे क्या होगा, प्लांट की ग्रोथ हो सकती है। तो टोमेटो प्लांट, ये कुकुम्बर, सीडलेस कुकुम्बर, लेट्यूस, ये सारे के सारे ग्रो हो सकते हैं विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सॉइल। तो ये उन्होंने हाइड्रोपोनिक्स के एक्सपेरिमेंट में बताया। अब बात करते हैं कि हमने देखा कि ईच एंड एवरी एलिमेंट इज़ रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं ग्रोथ के लिए, हर एक प्लांट की ग्रोथ के लिए ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं बहुत ज़रूरी हैं। तो क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि किससे पता चलेगा कि भाई ये वाला जो एलिमेंट है या ये वाला जो न्यूट्रिशन है ये प्लांट की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ क्राइटेरिया भी होना चाहिए, उससे पता चले कि उस एलिमेंट का, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का प्लांट में क्या रोल है। तो क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी, तो क्राइटेरिया क्या क्या था, ताकि क्या क्या एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स एसेंशियल होने चाहिए। अब जो एलिमेंट्स या जो हम बात करें न्यूट्रिशन, जो प्लांट को चाहिए, उस प्लांट में जब वो एलिमेंट ऐड हो रहा है या जब वो एलिमेंट या कोई भी न्यूट्रिएंट ऐड हो रहा है उस प्लांट में, तो उस प्लांट की ग्रोथ और क्या होनी चाहिए, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। उस प्लांट की क्या होनी चाहिए, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, राइट। अब ग्रोथ होगी तभी तो पता चलेगा कि प्लांट बढ़ रहा है, साइज में इंक्रीज हो रहा है। दूसरी चीज़ ये भी है रिप्रोडक्शन, मतलब क्या वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर पा रहे हैं। किसी भी एलिमेंट, जनरली जो मेजर एलिमेंट्स जो भी प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, दैट आर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये एलिमेंट्स अगर नहीं होंगे, सो व्हाट विल हैपन, ग्रोथ रुक जाएगी और अपनी लाइफ साइकिल भी प्लांट्स नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। तो ऐसे एलिमेंट्स जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन करवाते हो और उन एलिमेंट्स के बिना ग्रोथ ना हो पाती हो, दैट एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज योर एसेंशियल एलिमेंट्स। ठीक है, ये तो था पहला क्राइटेरिया कि एसेंशियल एलिमेंट्स क्या करते हैं। दूसरी चीज़ आई, दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय अनदर एलिमेंट। रिप्लेस्ड का मतलब अगर वो एलिमेंट नहीं है, अगर उस प्लांट में, किसी पर्टिकुलर प्लांट में वो चीज़ नहीं है, तो दूसरा एलिमेंट उसको काउंटर नहीं कर सकता। सपोज अगर किसी प्लांट में पोटाशियम की कमी है, पोटाशियम न्यूट्रिएंट है, पोटाशियम अगर नहीं है किसी प्लांट में, अब ऐसा थोड़ी होगा कि कोई सल्फर या कैल्शियम उसको, उसका जो इफेक्ट है वो काउंटर कर देगा, नो। तो क्या होगा, जो भी एलिमेंट है दूसरा एलिमेंट उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। दैट इज़ अनदर क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी, कि कोई भी एलिमेंट, जैसे पोटाशियम का क्या रोल होगा, टर्जिडिटी प्रोवाइड करना, सेल्स को ओपनिंग करना, स्टोमेटा की क्लोजिंग एंड ओपनिंग। अगर कैल्शियम उसकी जगह ले लेगा, क्या कैल्शियम का ये रोल है, क्या कैल्शियम ये ओपनिंग ऑफ क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा करता है, नहीं करता। तो जो एलिमेंट है उसको कोई दूसरा एलिमेंट, कोई दूसरा न्यूट्रिएंट रिप्लेस नहीं कर सकता। दैट इज द सेकेंड क्राइटेरिया ऑफ योर एसेंशियलिटी। ठीक है, ये हो गया रिप्लेसमेंट। फिर थर्ड क्या क्राइटेरिया है, थर्ड क्राइटेरिया इज योर मेटाबॉलिज्म। प्लांट्स को, हर एक ऑर्गेनिज्म को, भलना ना कि प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स को, हम ह्यूमन बींग्स को जब कोई न्यूट्रिएंट मिलेगा, हमारी बैलेंस डाइट जो भी प्रॉपर होती है, अगर प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, हमें प्रॉपरली प्रोटीन नहीं मिल रहे, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिल रहे, तो व्हाट विल हैपन, वी फील लेथार्जिक, कंप्लीटली हम ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, सारा दिन लेजी, डिजीनेस रहेगी। सो दैट इज़ द रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म, एनर्जी प्रोवाइड करना। तो ऐसे ही प्लांट्स में भी यही पैटर्न सेम फॉलो होता है, बिकॉज प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग बींग्स। जैसे ही ह्यूमन्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको भी न्यूट्रिएंट चाहिए होता है। बिना न्यूट्रिएंट के व्हाट विल दे विल डू, पूरे के पूरे मतलब अच्छे से अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ऐसे ही प्लांट्स में थर्ड क्राइटेरिया क्या हुआ, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के लिए भी, वो प्रॉपर ग्रोथ के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। उसके बाद हम अभी डिस्कस करेंगे कि कितने न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, कितने न्यूट्रिएंट्स कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, दैट वी विल डिस्कस। तो मेटाबॉलिज्म समझ में है, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट।
तो 3 क्राइटेरिया थे वी डिस्कस, 3 क्राइटेरिया। फर्स्ट वाज योर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। अगर वो एलिमेंट अगर प्रॉपरली नहीं मिलेगा, प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, देन व्हाट विल हैपन, द ग्रोथ विल रिटार्ड और प्रॉपरली रिप्रोडक्शन लाइफ साइकिल भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स में भी यही होता है, प्रॉपरली हमारी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। वैसे ही सिमिलर केस हैपन्स इन प्लांट्स। सेकेंड इज रिप्लेसमेंट नहीं कर पाएगा दूसरा एलिमेंट। एंड थर्ड इज योर मेटाबॉलिज्म। एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए क्या चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स चाहिए होंगे। अब बात करते हैं किस किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। 2 टाइप होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड द सेकेंड वन इज योर माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रो का मतलब क्या हुआ, मैक्रो मीन्स ज़्यादा क्वांटिटी में, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स में ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होंगे, दैट आर कॉल्ड एज योर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और माइक्रो का मतलब ही समझ में आ रहा है ना, छोटे। ऐसे न्यूट्रिएंट जो थोड़े कम क्वांटिटी में चाहिए होंगे, दैट आर कॉल्ड एज योर माइक्रो न्यूट्रिएंट। बेसिकली एक यूनिट है, बस वो याद रखनी है, क्या है, 10 मिलीमोल पर केजी। अगर न्यूट्रिएंट्स इस क्वांटिटी से, बस नाम याद रखना है कि कितने, मतलब इसका यूनिट है, कितने यूनिट में न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, तो कितना है 10 मिलीमोल पर केजी। अगर न्यूट्रिएंट्स इस यूनिट से ज़्यादा हैं, ज़्यादा प्रेजेंट है प्लांट्स में, देन दीज न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड एज योर मैक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो अगर इस यूनिट से, जितने भी ये यूनिट प्रेजेंट है, अगर इतने इस वैल्यू से कम होंगे, देन दीज न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड एज योर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब थोड़े बहुत इसके रोल भी हैं, फंक्शंस भी हैं कि कैसे मैक्रो और माइक्रो काम करते हैं। उससे पहले वी नीड टू डिस्कस अबाउट ये जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं 4 कैटेगरीज में भी डिवाइड होते हैं। पहले न्यूट्रिएंट्स हो गए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स एंड सेल का पार्ट बनाते हैं। मतलब क्या मतलब हुआ, ऐसे न्यूट्रिएंट्स, वेदर इट इज़ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो जितना भी क्या करें, एलिमेंट, सेल का पूरा पार्ट बनाएं। बायोमॉलिक्यूल्स में, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट हमारे ह्यूमन बॉडी में भी कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो डीएनए बनाते हैं, जो सेल का पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, हाइड्रोजन, कार्बन, ये सारे क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स हैं। तो ये सेल की डेवलपमेंट में भी काम आते हैं। तो ये एक, तो ये कैटेगरी हो गई कि मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, राइट। दूसरी क्या कैटेगरी आती है, दूसरी कैटेगरी आती है हमारी एनर्जी प्रोडक्शन में। लाइक फॉस्फोरस एटीपी में काम आती है। कुछ माइक्रो या मैक्रो, कुछ न्यूट्रिएंट्स एनर्जी प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। दैट जैसे हो गया हमारा फॉस्फोरस हमारा एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। मैग्नीशियम हमारा क्लोरोफिल में हेल्प करता है। तो ये सारे क्या है, कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो क्या कर रहे हैं, जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स, राइट। तो एक कैटेगरी ये होती है हमारी। अब नेक्स्ट आती है हमारी, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं, और कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट भी होते हैं जो एंजाइम को इनहिबिट, उसकी ग्रोथ को रोकते हैं। तो एंजाइम एक्टिवेटर भी होते हैं और एंजाइम इनहिबिटर भी होते हैं, ठीक है। अब जैसे रेस्पिरेशन में वी विल स्टडी दैट मैग्नीशियम एक्टिवेट करता है रुबिस्को एंजाइम को। ये हम पढ़ेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, कार्बन साइकिल में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बिना प्रॉपरली जो साइकिल है, कार्बन फिक्सेशन की साइकिल है, वो नहीं हो सकती। तो एक तो हो गया हमारा क्या, रुबिस्को। दूसरा होता है पेप, दैट इज पायरुवेट इनॉल फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। इसको एक्टिवेट करता है कौन, मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये क्या होगा, एंजाइम एक्टिवेटर, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो एंजाइम को क्या कर सके, एक्टिवेट कर सके, और कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट भी होते हैं जो एंजाइम को इनहिबिट कर सके, राइट।
अब दूसरा ये तो हो गई 3 कैटेगरीज कि माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट किस में डिवाइडेड हो गए, 3 कैटेगरीज में। बायोमोलिक्यूल्स जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, जितना भी बायोमोलिक्यूल्स बनता है वो जनरली मैक्रो मॉलिक्यूल्स मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ही काम करते हैं। दूसरा क्या होगा, कुछ ऐसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कुछ ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। फिर आता है हमारा 4th कैटेगरी योर ऑस्मोटिक पोटेंशियल। कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मेंटेन करते हैं, मतलब आउटर और इनर एनवायरनमेंट में जो प्रॉपरली जो जितना भी पोटेंशियल चाहिए होता है मेंटेनेंस के लिए, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल इज योर पोटेशियम। पोटेशियम आयन कैटायन बैलेंस में बहुत सारा पढ़ा भी है। इन ह्यूमन फिजियोलॉजी वी ऑल्सो डिस्कस्ड कि पोटेशियम और सोडियम इन आयन कैटायन बैलेंस में सोडियम पोटेशियम पंप भी पढ़ा है। तो इन सब चीज़ों की वजह से ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन रहते हैं, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहती है और प्लांट्स प्रॉपरली अपना फंक्शन कर पाते हैं। सो आई होप आपको ये जो 4 कैटेगरीज थी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट की 4 कैटेगरीज क्या क्या थी, बायोमोलिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड इंटीग्रल एलिमेंट ऑफ सेल, फिर एनर्जी प्रोडक्शन में भी काम आता है। देन कमिंग टू योर एंजाइम एक्टिवेटर, कुछ ऐसे होंगे जो एंजाइम को उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे और कुछ ऐसे होंगे जो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। ठीक है। एंड देन कमिंग टू योर ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑस्मोलैरिटी भी मेंटेन करवाने में हेल्प करेंगे। नाउ कमिंग टू रोल, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, ये सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आएंगे, तो उनके रोल पड़ेंगे कि क्या क्या जो न्यूट्रिएंट है क्या क्या काम करेगा। ओके तो पहले हम सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे जो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। तो पहला मैक्रोन्यूट्रिएंट इज़ योर नाइट्रोजन। N इज़ फॉर नाइट्रोजन, सिंबल भी यही होता है, 10th क्लास में भी पढ़ा है, सारे अलग अलग सिंबल्स जो भी प्रेजेंट होते हैं। तो अब जो नाइट्रोजन है या जितने भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं दे आर नॉट डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड बाय एटमॉस्फेयर की, अगर मैक्सिमम जो मेजॉरिटी है नाइट्रोजन के, नेक्स्ट टू कार्बन इज योर नाइट्रोजन जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अब डायरेक्टली क्या होगा, नाइट्रोजन डायरेक्टली तो एब्जॉर्ब नहीं हो जाएगा, आयंस के थ्रू विद द हेल्प ऑफ आयंस। तो ये क्या नाइट्रोजन किस में ब्रेक हो जाएंगे, आयंस में, एंड देन प्लांट्स कैन ईजिली टेक देम। अब ये नाइट्रोजन साइकिल भी इसी चैप्टर में है, वी विल गोना डिस्कस अबाउट इट। तो नाइट्राइट आयंस में एब्जॉर्ब होता है और किस में होता है, नाइट्रेट आयंस में एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, दिस इज योर नाइट्राइट एंड दिस इज योर नाइट्रेट। और ये कहाँ कहाँ पर नाइट्रोजन की जो प्रेजेंस है वो कहाँ कहाँ चाहिए होती है, बेसिकली जो प्रेजेंस है वो मेरिस्टेम्स पे, जो ग्रोथ जहाँ पर प्लांट्स की ज़्यादा हो रही है, एपाइकल मेरिस्टेम्स, लेटरल मेरिस्टेम्स, जहाँ पर क्या हो रहा है ग्रोथ प्लांट्स की ज़्यादा हो पा रही है, तो वहाँ पर नाइट्रोजन की प्रेजेंस चाहिए होगी। दूसरी चीज़ आती है, नाइट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी ये पहला मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द प्लांट्स। तो प्रोटीन्स, जितने भी प्रोटीन्स बनेंगे, जितने भी विटामिन्स, हार्मोन्स, जितनी भी चीज़ें बनेंगी उसमें सब में नाइट्रोजन का रोल प्ले होगा। सारे में क्या होगा, नाइट्रोजन की प्रेजेंस होगी और यही क्या करेंगे, नाइट्रोजन मतलब ये सारे जितने भी हैं नाइट्रोजन की वजह से ही बन पाते हैं। न्यूक्लिक एसिड भी है जो आगे नाइट्रोजन हेल्प करेगा इन सब की सिंथेसिस में, कॉन्स्टिट्यूएंट में, इसके अंदर सब में नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा। नेक्स्ट कमिंग टू योर फॉस्फेट मैक्रोन्यूट्रिएंट। फॉस्फेट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट और किस में एब्जॉर्ब होता है, ये फॉस्फेट आयंस में। ठीक है, ये हो गया हमारा किस में, फॉस्फेट आयंस में जो हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो एब्जॉर्ब होगा। फॉस्फेट जैसे अगर डीएनए स्ट्रक्चर में वी हैव स्टडीड कि डीएनए स्ट्रक्चर किस चीज़ का बना होता है, जितने भी हमारे न्यूक्लिक एसिड्स हैं, जितने भी हमारे स्ट्रक्चर है वो फॉस्फेट ग्रुप से अटैच्ड होते हैं, राइट। हमारे जितने भी नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है, जितना भी सारा ग्रुप अटैच्ड है वो किससे अटैच्ड है, फॉस्फेट से अटैच्ड है। तो दिस हेल्प्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट, जितना भी मटीरियल हमारा न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, जितना भी सारा मटेरियल बना है ये किस चीज़ का बना है,
फॉस्फेट का, तो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड। ये लर्न करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे कि कैसे हर एक न्यूट्रिएंट का रोल पता होगा कि किस का रोल, जैसे अभी हमने नाइट्रोजन का पढ़ा, क्या काम करता है, मैक्रो में आता है कि वो माइक्रो में आता है। वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न ऑल दीज फंक्शंस। जितने भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं सबके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं लर्न करने। देन कमिंग टू योर पोटाशियम। पोटाशियम का क्या रोल है? और पोटाशियम कौन से आयन में, कौन से आयन्स पड़े हैं? एक ही पोटाशियम आयन्स। तो पोटाशियम जो है पोटाशियम आयन से एब्जॉर्ब होगा। बहुत ही बेसिक फंक्शन है सोडियम का, पोटाशियम का। एक ही काम क्या होता है? एनायन कैटायन बैलेंस। सोडियम पोटाशियम पंप पड़ा है, उसी में था एनायन कैटायन बैलेंस मेंटेन करना, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजनिंग भी करना। ये थोड़ा आगे जाके पढ़ेंगे कि कैसे पोटेशियम हेल्प करता है। जनरली हमने पढ़ा है कि वाटर ही हेल्प करता है। वाटर पूरा जो गार्ड सेल्स है उसमें आएगा, टर्जिडिटी बढ़ेगी एंड देन व्हाट विल हैपन, द गार्ड सेल्स विल ओपन एंड वाटर विल ट्रांसपायर आउट। ये पढ़ा है पूरा प्रोसेस। लेकिन पोटेशियम का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये थोड़ा हायर क्लासेस में है कि कैसे पोटेशियम ओपनिंग और क्लोजनिंग दोनों काम कर पाएगा। नेक्स्ट हो गया टर्जिडिटी ऑफ सेल। ये भी कुछ स्टोमेटा से रिलेटेड ही है। सेल की टर्जिडिटी प्रोवाइड करना। वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्जिड इन द प्रीवियस चैप्टर। पोटेशियम का भी यही रोल होता है टू प्रोवाइड टर्जिडिटी टू द सेल। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा क्या? नेक्स्ट इज योर मैग्नीशियम। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रेस्पिरेशन, मैग्नीशियम आयंस की तरह ही प्रेजेंट होगा। इसके आयंस याद रखने बहुत ज़रूरी है कि कैसे क्या, जैसे नाइट्रोजन में क्या था, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट आयंस प्रेजेंट थे। ऐसे ही मैग्नीशियम में मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट होंगे जो किस में हेल्प करते हैं? रेस्पिरेशन में, फोटोसिंथेसिस में और डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर में भी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, क्लोरोफिल की डेवलपमेंट में, इन सब में मैग्नीशियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। दीज आर ऑल योर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं, दीज आर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनदर मैक्रो न्यूट्रिएंट इज योर सल्फर। अब सल्फर कैसे एब्जॉर्ब होता है? इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट आयंस। मैग्नीशियम आयंस था, तो ऐसे ही सल्फर किस में एब्जॉर्ब होगा? सल्फेट आयंस में। और ये जो आयंस हैं, जो सल्फेट आयंस हैं, दो अमाइनो एसिड की प्रोडक्शन में या फॉर्मेशन में हेल्प करता है। दैट इज योर सिस्टीन एंड मिथियोनिन। इनकी प्रोडक्शन में जो सल्फर है, दो अमाइनो एसिड्स जो हैं, इनकी प्रोडक्शन में, इनकी सिंथेसिस में बेसिकली, और मिथियोनिन की सिंथेसिस में जो सल्फर है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो दीज आर ऑल योर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो उनका वेट क्या था? 10 मिलीमोल पर केजी। अगर इतने ज़्यादा अमाउंट में, इससे ज़्यादा अमाउंट में अगर प्लांट्स में प्रेजेंट होंगे तो दीज आर कॉल्ड एज योर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। नाउ नेक्स्ट वी आर गोना स्टडी अबाउट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो थोड़े से कम अमाउंट में चाहिए लेकिन ज़रूरत भी है। अगर नहीं होंगे देन ऑल्सो प्रॉब्लम विल अकर, डेफिशिएंसी भी होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ही प्लांट्स में चाहिए होते हैं, माइक्रो नहीं चाहिए होते, बट माइक्रो भी प्लांट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो पहला माइक्रोन्यूट्रिएंट जो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में प्रेजेंट होगा, बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स थोड़े से कम अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, लेकिन जो हमारा आयरन है, आयरन माइक्रोन्यूट्रिएंट ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में, एज कंपैरिजन टू अनदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, आयरन थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो पहला माइक्रोन्यूट्रिएंट इज योर आयरन, जो किस फॉर्म में, कौन से आयंस पड़े होंगे? फेरस आयंस, Fe+2। एक होता है, दो फॉर्म्स होती है आयरन की, एक होता है फेरस और एक होता है फेरिक, राइट। तो ये किस में प्रेजेंट है? ये किस में एब्जॉर्ब होंगे? फेरस आयंस में। अगर रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ा हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लिए फेरोडॉक्सिन,
साइटोक्रोम, ये अगर टर्म्स याद हैं तो उसमें अगर नहीं भी पढ़ा देन वी विल डिस्कस व्हाट आर दीज, जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करेंगे। तो कुछ ऐसे कंपार्टमेंट्स अगर नाम दे दे तो कंपार्टमेंट्स हैं लाइक फेरोडॉक्सिन, साइटोक्रोम, ये ऐसे हैं जो क्या करेंगे, इनमें ये ऐसे आयरन के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, ये आयरन से बने हैं और ये क्या करते हैं, ये दोनों फेरोडॉक्सिन एंड साइटोक्रोम दे हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर करवाने में हेल्प करेंगे। हम आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि फेरोडॉक्सिन एक्चुअल में क्या काम करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, इन द रेस्पिरेशन चैप्टर प्रॉपरली पूरा डिस्कस्ड है, राइट। और क्या काम होगा इनका, ये काम था दूसरा, फेरस आयंस दे विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू फेरिक आयंस, राइट। तो फेरस और फेरिक दो है ना, ऐसे ही एक कॉपर भी है, क्यूप्रस और क्यूप्रिक, उसमें भी क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। सो दिस वाज योर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स व्हिच वाज प्रेजेंट इन वेरी हाई अमाउंट एज कंपेयर टू योर अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। दूसरा माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा है, मैग्नीज, और ये किस में एब्जॉर्ब होगा, मैग्नस आयंस में। जैसे मैग्नीशियम था ना, मैग्नीशियम में क्या काम था मैग्नीशियम का, इन फोटो रेस्पिरेशन, हेल्पिंग इन फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये सब में काम था। सेम फंक्शन मैग्नीज का भी है, बट एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन भी मैग्नीज का है। पहला तो क्या था, जैसे सेम मैग्नीशियम में था, इसमें भी यही होगा, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, और एक और काम है, जब फोटोसिंथेसिस का टाइम होता है तो वाटर को ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है। अब वाटर को क्यों ब्रेक करना है, वाटर ब्रेक होगा तभी इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो आगे प्रॉपरली पूरा प्रोसेस होगा, न्यूट्रिशन, एनर्जी पूरी प्रोवाइड होगी। तो ये काम भी मैग्नीज ही करता है। मैग्नीज क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स को, जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स आएंगे उनको स्प्लिट कर देगा ताकि इलेक्ट्रॉन मिल सके और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग मिल सके। तो वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या कर देगा, मैग्नीज स्प्लिट कर देगा इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जो हाइड्रोजन है वो आगे एनर्जी की प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, राइट। सो दिस वाज अबाउट योर अनदर माइक्रोन्यूट्रिएंट दैट इज मैग्नीज। अब दूसरा हम बात करते हैं, दैट इज योर जिंक। जिंक का क्या काम है, ऑक्सिन अगर पढ़ा हो, ग्रोथ हार्मोन है जो किस में हेल्प करता है, लेंथ, जितनी भी एपेक्स की शूट एपेक्स है उसको, उसकी हाइट इंक्रीज करवाने में ऑक्सिन हेल्प करेगा। यही काम ऑक्सिन की हाइट को इंक्रीज करवाना, उसकी लेंथ को इंक्रीज करवाना कौन करता है, तो सिंथेसिस, ऑक्सिन को सिंथेसाइज करवाने में, उसकी प्रोडक्शन करवाने में कौन हेल्प करेगा, जिंक। तो हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। और कार्बोक्सिलेसिस, जैसे पेप कार्बोक्सिलेस था, रुबिस्को में भी कार्बोक्सिलेस है, इन सब चीज़ों में भी प्रोडक्शन करवाने में, जितने भी कार्बोक्सिलेस हैं इनकी प्रोडक्शन में भी जिंक हेल्प करता है। तो सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलेसिस, ये रेस्पिरेशन में है प्रॉपरली डिटेल में कि कैसे इन सब चीज़ों का सिंथेसिस होता है। ऑक्सिन का रोल भी हम पढ़ेंगे इन द चैप्टर ऑफ ग्रोथ हार्मोन कि कैसे ऑक्सिन हेल्प करता है एपाइकल मेरिस्टेम की ग्रोथ जो है वो इंक्रीज हो सके, लेटरल मेरिस्टेम्स की ग्रोथ थोड़ी सी उसको रोक सके। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। देन कमिंग टू योर कॉपर। कॉपर इज योर अनदर माइक्रोन्यूट्रिएंट। कॉपर किस फॉर्म में एब्जॉर्ब्ड होता है, जैसे अलग अलग सारे जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं ये सब किस में एब्जॉर्ब्ड होते हैं, आयंस में। तो ऐसे ही सिमिलरली कॉपर किस में होगा, क्यूप्रस आयन में, क्यूप्रस आयन में। एंड कॉपर जितना भी मेटाबॉलिज्म प्लांट्स में हो रहा है, ओवरऑल मेटाबॉलिज्म, कितना भी एनर्जी की प्रोडक्शन हो रही है, जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले हो रहा है, तो कॉपर हेल्प्स इन योर ओवरऑल मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट्स। राइट। अब जैसे देखो इसमें फेरस आयन वॉज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू योर फेरिक आयन, ऐसे ही कॉपर के भी दो आयन्स की फॉर्म्स होती हैं। द फर्स्ट इज योर क्यूप्रस आयन एंड द सेकेंड इज क्यूप्रिक आयन। तो Cu+ से Cu2+ में चला जाएगा।
तो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। क्यूप्रस आयन विल गेट ऑक्सीडाइज इनटू व्हाट? क्यूप्रिक आयन। जैसे फेरस आयन था वो ऑक्सीडाइज किस में हो रहा था? फेरिक आयन में। उसी तरीके से क्यूप्रस आयन विल गेट ऑक्सीडाइज टू क्यूप्रिक आयन। नेक्स्ट कमिंग टू अनदर माइक्रोन्यूट्रिएंट, दैट इज योर बोरॉन। बोरॉन, अब बोरॉन भी किसी आयंस के थ्रू ही एब्जॉर्ब होगा, जैसे सारे आयंस एब्जॉर्ब हुए थे। तो बोरॉन्स किस में एब्जॉर्ब होते हैं? इन बोरेट आयंस। जैसे कॉपर किस में था? क्यूप्रस आयन में एब्जॉर्ब हो रहा था, वैसे ही बोरॉन किस में होगा? बोरेट आयन, जिसका फॉर्मूला जैसे हम लिखेंगे कैसे? BO3 एंड B4O7। तो इस फॉर्म में बोरेट आयंस, इन फॉर्म में जो बोरॉन है वो एब्जॉर्ब्ड होगा। अब इसका काम क्या है? सेल की एलोंगेशन करवाना। एलोंगेशन का क्या मतलब हुआ? ग्रोथ करवाना। अब ग्रोथ होगी तो क्या होगा? सेल की डिफ्रेंशिएशन भी होगी, सेल के अलग अलग पार्ट में डिवाइड होंगे, ताकि एक जो पर्टिकुलर सेल है वो अलग फंक्शन करेगा, दूसरा सेल अलग फंक्शन करेगा। तो बोरॉन ही, बोरेट आयंस की फॉर्म में ही सेल की क्या होती है? डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, ये एक दूसरा फंक्शन हो गया। फिर और क्या काम करता है? कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन। अब ट्रांसलोकेशन का क्या मतलब था? दैट वी स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर। ट्रांसलोकेशन क्या था? जैसे ही फूड बन रहा था तो वो डिफरेंट पार्ट्स में जहाँ पर फूड नहीं है, जहाँ पर भी फूड की क्या कमी है, उस पार्ट में क्या करता था? फूड को ट्रांसपोर्ट करवाता था। दैट प्रोसेस वॉज कॉल्ड एज योर ट्रांसलोकेशन। एक ये काम हो गया किसका? बोरॉन का। दूसरा क्या काम हो गया? अपटेक। किसका? कैल्शियम का। कैल्शियम आयंस का अपटेक करवाना और क्या चीज़ करवाना? यूटिलाइजेशन, इसी की यूटिलाइजेशन भी करवाना। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट योर माइक्रोन्यूट्रिएंट। कैल्शियम एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो सेल वॉल की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। जो मिडल लैमेला बनता है प्लांट्स के बीच में, जो प्लाज्मोडेस्माटा की लेयर बनती है, उसमें भी सेल वॉल क्या करेगा? हेल्प करता है। और जनरली ये ओल्डर लीव्स में थोड़ा ज़्यादा प्रेजेंट होगा, राइट। सो दीज वर द फंक्शंस ऑफ ऑल योर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भले ही इनकी जो क्वांटिटी है, जो इनका अमाउंट है वो थोड़ा कम है, लेकिन फंक्शन उनका उतना ही ज़्यादा क्या है? इम्पॉर्टेंट होगा। अगर अब ये जितने भी हमने पढ़े सारे अभी हमने फंक्शंस भी इनके डिस्कस किए, अगर कोई भी जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की हम बात करें, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, अगर इनमें से कोई भी न्यूट्रिएंट कम हो गया तो क्या होगा? डेफिशिएंसी हो जाएगी। जैसे ह्यूमन बीइंग्स में भी, हमारी बॉडी में भी, अब जैसे अगर हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम हो जाए, सो व्हाट विल हैपन? पेल कलर हमारा थोड़ा हो जाएगा, रेडिश नहीं रहेगा, वी विल फील लेथार्जिक। तो ये सारे सिम्टम्स कैसे हैं? डेफिशिएंसी सिम्टम्स। अगर डॉक्टर से से कि किसी चीज़ की हीमोग्लोबिन की कमी है, आयरन की कमी है, ऐसी चीज़ें हमें बोली जाएंगी। ऐसे ही प्लांट्स में भी ये होते हैं, बट प्लांट्स में सिम्टम्स दिख जाते हैं। अपीयरेंस जो होती है प्लांट्स की किस तरीके की होती है, वो सारे सिम्टम्स हमें दिखते हैं। अब पता कैसे चलेगा कि क्या क्या सिम्टम्स प्रेजेंट हैं? एक टर्म होती है जिसे थोड़ा डिटरमाइन किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड एज योर क्रिटिकल कंसंट्रेशन। दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल कंसंट्रेशन। क्या मतलब हुआ इसका? क्रिटिकल कंसंट्रेशन मतलब हर एक प्लांट में एक वैल्यू होती है, जितना अगर उसने अचीव कर लिया। जैसे अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन में एक प्रॉपर अमाउंट चाहिए प्लांट्स को, जितना भी चाहिए 70%, 50%, जितना भी वैल्यू चाहिए। अगर उस प्लांट में वो नहीं पहुंचा,
अगर वो 50% या 70% नाइट्रोजन चाहिए था प्लांट्स को, अगर वो नहीं पहुंचा तो क्या होगा, डेफिशिएंसी, जो भी सिम्टम्स हैं प्लांट्स के वो दिखने लग जाएंगे। तो क्रिटिकल कंडीशन इज दैट कंसंट्रेशन जिस पर क्या होगा, वो इतनी लिमिट, उतना जितना न्यूट्रिशन है प्लांट्स को चाहिए ही चाहिए। अगर उतना जो लेवल है न्यूट्रिशन का अगर कम हो गया, सो व्हाट विल हैपन, डेफिशिएंसी, उस पर्टिकुलर जो मिनरल है उसकी डेफिशिएंसी दिखेगी, अलग अलग सिम्टम्स भी शो होंगे। तो क्रिटिकल कंसंट्रेशन समझ आया, ऐसा कंसंट्रेशन एक मिनिमम लिमिट जितना प्लांट्स को वो पर्टिकुलर न्यूट्रिशन चाहिए ही चाहिए। कुछ सिम्टम्स हैं जैसे प्लांट्स में शो होते हैं जिससे पता चलता है दैट द प्लांट इज सफरिंग फ्रॉम विच टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट। बहुत ऑब्जर्व करने के बाद साइंटिस्ट ने बहुत देखा कि प्लांट्स में अलग अलग, क्योंकि एक डेफिशिएंसी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा प्लांट्स में डेफिशिएंसी होगी, प्रॉपरली अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो डेफिशिएंसी भी हो सकती है। जैसे पहली डेफिशिएंसी जो प्लांट्स में देखने को मिली दैट वाज योर क्लोरोसिस। क्लोरोसिस, अब क्लोरोसिस से क्या मतलब समझ में आ रहा है, क्लोरोफिल, क्लोरोसिस, तो लॉस ऑफ क्लोरोफिल, जो येलोइश कलर प्लांट्स में दिखता है ना, ग्रीन से कुछ प्लांट्स येलो कलर्ड हो जाएंगे, दैट इज बिकॉज ऑफ कुछ एलिमेंट्स हैं या कुछ न्यूट्रिशन है जो प्लांट्स में क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। कुछ जैसे न्यूट्रिशन हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, आयरन, सल्फर, मॉलिबेडनम, जिंक, ये सारे कुछ एलिमेंट्स हैं, न्यूट्रिएंट है। अगर ये सब कम हो गए, देखा ना, एक एलिमेंट नहीं था, एक एलिमेंट की वजह से कमी नहीं हो रही है, बहुत सारे एलिमेंट, क्योंकि मिक्स आपस में काम करते हैं। अगर इन सब एलिमेंट्स की थोड़ी थोड़ी कमी, क्रिटिकल कंसंट्रेशन से ये कम हो गए, जितना मिनिमम वैल्यू चाहिए उससे अगर ये थोड़े कम हो गए, सो व्हाट विल हैपन, क्लोरोसिस, दैट इज योर लॉस ऑफ क्लोरोफिल, येलोइश कलर जो प्लांट का है वो दिखना शुरू हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ दीज एलिमेंट्स। अब दूसरी बात करते हैं नेक्रोसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्रोसिस की। नेक्रोसिस मीन्स डेथ ऑफ टिश्यू। प्रॉपरली अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, कोई भी मिनरल या किसी चीज़ की कमी हो जाएगी, देन व्हाट विल हैपन, डेथ ऑफ कोर्स ही बात है उसकी होगी ही होगी। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, कॉपर, these elements are responsible for necrosis, टिश्यू की डेथ हो जाना, प्रॉपरली इन सब चीज़ों का नहीं मिलना, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। सो टर्म्स याद रखनी है बस, क्लोरोसिस क्या होता है, किस एलिमेंट्स की वजह से होता है, देन नेक्रोसिस क्या होता है, किस एलिमेंट्स की वजह से होता है, राइट। अब कुछ अलग अलग और भी ऐसे डिजीज़ेज़ हैं जैसे सेल डिवीज़न ना होना, सेल की डिवीज़न रुक जाना, तो कुछ एलिमेंट्स हो गए जिसकी वजह से ये होता है, नाइट्रोजन, पोटाशियम, सल्फर, मॉलिबेडनम। सेल डिवीज़न ना होना, इनहिबिट हो जाना, सेल डिवीज़न नहीं हो पाना, इन एलिमेंट्स की वजह से होता है। फ्लावरिंग में डिले भी हो जाता है, मतलब अगर एलिमेंट्स नहीं प्रॉपरली मिल रहे, प्लांट्स फ्लावर ही नहीं कर पाएंगे। तो कुछ एलिमेंट्स जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, मॉलिबेडनम, ये सारे एलिमेंट्स की वजह से क्या होगा, प्लांट्स में जो फ्लावरिंग स्टेज है वो आएगा ही नहीं, थोड़ा डिले हो जाएगा। ये नहीं कि आएगा नहीं, आएगा। जैसे प्रॉब्लम्स हो जाती है ह्यूमन बींग्स में भी, एलिमेंट्स प्रॉपर्ली नहीं मिल पाते, सिमिलर केस विल हैपन इन द प्लांट्स। कुछ एलिमेंट्स जो नहीं मिल रहे हैं उनकी वजह से क्या हो जाएगा, ये चीज़ें हो जाएंगी। जनरल जो सिम्टम्स हैं जो आपकी बुक में स्पेशली दे रखे हैं, दीज आर योर 4 सिम्टम्स ऑफ द प्लांट्स। द फर्स्ट इज योर क्लोरोसिस, सेकेंड इज नेक्रोसिस, then cell division, inhibition of cell division, inhibit, and then coming to delay of flowering plants। ठीक है, ये तो बात करी हमने डेफिशिएंसी की। अगर पर्टिकुलर कंसंट्रेशन नहीं मिलती है, किसी न्यूट्रिएंट की ग्रोथ नहीं हो पाती है, तो डेफिशिएंसी होगी। अगर ज़्यादा हो जाए कोई पर्टिकुलर एलिमेंट, जनरली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ही, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, इससे ज़्यादा अगर मिल गए तो पॉसिबल इतना नहीं हो पाता है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ही अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होगी, उससे भी दिक्कत है। मतलब लेवल क्या होना चाहिए, मेंटेन्ड होना चाहिए, ना ही ज़्यादा इंक्रीज़ होना चाहिए लेवल और ना ही डिक्रीज़ होना चाहिए।
तो अगर ज़्यादा हो जाए, अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का लेवल क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, अगर लेवल ज़्यादा हो जाए तो व्हाट विल हैपन, टॉक्सिसिटी, टर्म क्या दी है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। टॉक्सिक का क्या मतलब होता है, हार्मफुल। अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स 10 मिलीमोल पर केजी से ज़्यादा हो जाए, जनरली अगर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के लेवल में तो डेंजरस है, प्लांट्स की डेथ भी हो सकती है। अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट का थोड़ा लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो वो भी हार्मफुल है प्लांट्स के लिए, वो कंडीशन भी क्या है, हार्मफुल है। तो उस कंडीशन को व्हाट वी कॉल इट एज टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो जनरली मैग्नीज एग्जाम्पल है, मैग्नीज, ये देखा गया है अगर मैग्नीज का लेवल ज़्यादा हो गया ना तो क्या होगा, ये compete करेंगे, जैसे मैग्नीशियम और फेरस आयंस, ये दो आयंस हैं तो इनको compete करेगा। मैग्नीज आयन क्या करेगा, मैग्नीशियम आयन और फेरस आयन की जगह लेने की कोशिश करेगा, इनहिबिट उसको करने की कोशिश करेगा कि वो आगे ग्रो ना कर पाए अगर मैग्नीशियम कम हो गया। अब जैसे मैग्नीज क्या करेगा, मैग्नीशियम को रोकेगा कि भाई तू अपना काम मत कर, तो मैग्नीशियम का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ऐसे ही फेरस का जो भी काम था, फेरस का क्या काम था, ट्रांसपोर्ट करवाना इलेक्ट्रॉन्स को। मैग्नीशियम का काम क्या था, डीएनए, आरएनए, ये सारे स्ट्रक्चर्स बनाना। मैग्नीज क्या करेगा, मैग्नीशियम को और फेरस को, इन दोनों आयंस को इनहिबिट कर देगा। इनहिबिट मतलब रोक देगा, ताकि मैग्नीशियम और फेरस आयन अपना काम ना कर पाए। तो ऑफ कोर्स सी बात है, अगर एक माइक्रोन्यूट्रिएंट की टॉक्सिसिटी बढ़ गई, मतलब एक माइक्रोन्यूट्रिएंट का अगर लेवल बढ़ गया, सो व्हाट विल हैपन, ये दो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी हो जाएगी अगर ये लेवल इंक्रीज हो गया। एक और काम भी है मैग्नीज का, सिर्फ एक ही काम नहीं है, कैल्शियम के साथ भी compete करता है मैग्नीज। मतलब जो कैल्शियम पूरा शूट एपेक्स में जाता है, कैल्शियम की जो ट्रांसलोकेशन होती है इन शूट एपेक्स, इसको भी compete करता है कि कैल्शियम की जगह लेने की कोशिश करते हैं। मैग्नीशियम और फेरस में क्या हो रहा था, उसको इनहिबिट कर रहा था, उसकी ग्रोथ रोक रहा था। इनहिबिट का मतलब समझ आया, compete का मतलब क्या, कंपटीशन, उसके साथ कंपटीशन करना कि तू पहले जाएगा कि मैं पहले जाऊंगा। तो इस तरीके से मैग्नीज क्या कर रहा है, मैग्नीशियम और फेरस को तो रोक रहा है, इसकी डेफिशिएंसी भी हो रही है। और अगर कैल्शियम की जगह भी ले रहा है तो कैल्शियम का जो भी काम है सेल वॉल की फॉर्मेशन करना, वो थोड़ी हो पाएगी। तो एक जो लेवल है, एक जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, अगर उसका लेवल बढ़ रहा है तो क्या होगा, मैग्नीशियम, फेरस और कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी। सो वन माइक्रोन्यूट्रिएंट विल कॉज द टॉक्सिसिटी, I would rather say the toxicity of micronutrient will lead to deficiency of all the other nutrients. ये मैक्रो है, ये माइक्रो है, तो किसी को भी इफेक्ट उसका ये कर सकते हैं। ये तो हमने पढ़ा फर्स्ट पार्ट, दैट कैसे कितने न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, कैसे एब्जॉर्ब, ये हमने पढ़ना है अभी। डेफिशिएंसी पढ़ी कि अगर ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो कैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, राइट। सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे कैसे जितने भी ये मिनरल्स हैं, जितने भी ये आयंस हैं सॉइल में हैं, कैसे ये रूट्स में पास ऑन होते हैं। नाइट्रोजन साइकिल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे नाइट्रोजन एब्जॉर्ब होगा। सो दीज थिंग्स वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। अब तक के लिए अगर कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर कोई भी पॉइंट, कोई भी रोल नहीं समझ में आया, देन यू कैन आस्क मी। अगर वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन। साथ के साथ यू कैन फॉलो मी ऑन द टेलीग्राम, जिसमें इस चैप्टर के कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। और नीट की प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, देन यू कैन ऑल्सो इंस्टाग्राम पे मुझे DM भी कर सकते हैं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर मेड अकेडमी। थैंक यू वेरी मच।